हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक विद्युलन स्टार्ट किया हुआ है और जो है इसके जो है चार टॉपिक्स जो है या फिर चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विद्युलन या फिर ऑर्गेनिक इफेक्ट्स जो है बता दिया हूँ। जो कि चार प्रकार के जो थे वो है सबसे पहले मैंने बताया था आपको इंडक्टिव या फिर प्रायोगिक इफेक्ट, और उसके बाद फिर बताया था मैंने जो है आपको इलेक्ट्रोमैरिक इलेक्ट्रोमैरिक के बाद इलेक्ट्रोमैरिक और उसके बाद बताया था रेजोनेंस। और जो है अब हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन। किसकी बात करेंगे? हाइपर कंजुगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अति संयुग्मन। अब याद रखें इसको जो है अति संयुग्मन। तो अति संयुग्मन को आप जो है एक और जो है अन्य भाषा में या फिर इसी का जो दूसरा नाम है उसे क्या कह करके भी याद रखते हैं आप? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे इस नाम से भी आप जानते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि बंध रहित अनुनाद। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बंध रहित अनुनाद। अब इसे ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक प्रकार से आपका रेजोनेंस का ही अपडेटेड वर्जन होता है। ये क्या होता है? रेजोनेंस का अपडेटेड वर्जन। अब अपडेटेड वर्जन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस की तरह जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जो है आपका अनुनाद में देखने को मिलता है, उसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर अगर से पहले से चार्ज है तो चार्ज बना रहता है, और अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज ना होने पर भी चार्ज आ जाता है। अब ऐसे क्यों होता है देखते हैं हम। लेते हैं उदाहरण का किसका? प्रोपीन का। किसका उदाहरण लेते हैं हम? प्रोपीन, जो कि होता है कुछ इस तरीके से। सी इसकी जो CH3 CH2 नहीं CH2 ये बनाया आपने प्रोपीन। अगर से आपने इसे पूरे बॉन्डों को आप अगर से अच्छे से खोल करके बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप। यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो ये वाले आप मान लीजिए यहाँ पर भी तीन जो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो है आपके पिछले वाले में पाई बॉन्ड जो है डिलोकलाइज होते थे। रेजोनेंस में क्या होता है? पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज होगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ जाएंगे, और जो ये वाला इस स्थिति में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ है तो इसके टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। 5 ना बने इसके लिए यहाँ पर पे जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर चल जाएगा। अब इधर जाएगा तो यहाँ पर पे तो कोई और दूसरा तो आपका परमाणु है नहीं है, तो यहाँ पर भी ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये इसकी संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अनुनाद है एक प्रकार का। अनुनाद है तो आप डबल एरो वाले डबल एरो से शो कर सकते हैं। तो ये आपने क्या किए, ऊपर वाले हाइड्रोजन को यहाँ प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर पे ये CH, यहाँ पर पे हाइड्रोजन था ही था, यहाँ ये दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ ये माइनस चार्ज। तो इस तरीके से ये चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पहले से चार्ज नहीं था लेकिन अब चार्ज आ गए। हो सकता है कि आपका हाइड्रोजन ये वाला हो सकता है, यानी कि ये तीन में से कोई भी एक हाइड्रोजन हो सकता है। अब यहाँ अब इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहीं और जाएगा नहीं, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं इनके पास रहेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन अब कोई बंध है कि इनके बीच अब कोई बंध नहीं है, इस वजह से अब आप इसे कह सकते हैं नो बॉन्ड। तो नो बॉन्ड यानी कि कोई बंध नहीं है, इस वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस है, इससे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। बस इतनी सी बात थी यहाँ। इसी तरीके से अब यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन होती है, इसकी कुछ कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन क्या होती है देखिए। तो यहाँ पर पे जो है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है अब हम बताते हैं आपको। तो अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो पाई बॉन्ड के साथ जुड़े हुए, पाई बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन तो जो है आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। पाई बॉन्ड से जुड़े
कार्बन से जुड़ा हुआ अगला कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ ये पाई बॉन्ड से जुड़े हुआ है, ये वाला है और ये वाला है। अब इससे इधर कहीं कोई और कार्बन नहीं जुड़ा है, लेकिन इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है। जी हाँ, इसे अब हम थोड़ा अच्छे से हम बना करके देख लेते हैं। इसे आप अच्छे से बना करके देखें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये है, ये है। अब यहाँ पर पे इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। चलो मैंने यहाँ पर पे साइक्लो कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पेंटाडाइल बना दिया, पेंटाडाइल। तो इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर टोटल 3, यहाँ 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये हो गए। अब इस जो है अणु में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो आप कहेंगे क्या, देखते रहिए आप। यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और मान लीजिए आपने यहाँ पर पीछे भी इस तरीके से जोड़ दिए, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बताने की क्या कोशिश करो, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड वाला, और टोटल बॉन्ड इसके सिंगल बॉन्ड है, तो जुड़ा हुआ ये है। और इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन मिले। ये इससे जुड़ा हुआ ये तो है, लेकिन इसमें भी ये डबल बॉन्ड है। इससे जुड़ा हुआ, अब आप बोलेंगे इससे जुड़ा हुआ ये तो है, लेकिन ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। इससे जुड़ा हुआ ये डबल बॉन्ड, तो लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये सिंगल बॉन्ड, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पूरे अणु में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। याद रखें, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और याद रखें, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ज्यादा स्थायी होता है। जिस अणु में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्थायी, याद रखें। और स्थायी तो नहीं कहना चाहिए, उतना ज्यादा एसिडिक कह सकते हैं आप, उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब ये जो है एसिड बेस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो अब आपको एसिड बेस में जाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़े हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन में से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो कहला जाते हैं आपके क्या? अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए आपके यहीं पर पे ये इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पे आपका CH3 और एक होता, यहाँ CH3 और एक होता। तो आपसे पूछे कोई कि यहाँ पर पे ये वाले कार्बन में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, आप क्या सोचेंगे? ये 2, 3, 4, 5? जी नहीं, आपके पास सिर्फ ये 2 ही हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट थोड़ी जुड़ा है, ये इनडायरेक्ट जुड़ा है। मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन के बाद वाले हाइड्रोजन है, प्रो अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं इनको कह सकते हैं आप प्रो अल्फा हाइड्रोजन ये कह सकते हैं आप। तो ये रहे तो अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देख करके समझ सकते हैं, जस्ट बाजू वाले, डबल बॉन्ड से जस्ट बाजू वाले, याद रखें। बस ये निकाल लेंगे अब आप। जी हाँ, अब मैं सोचता हूँ कि आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से अब आपको हाइपर कंजुगेशन अल्फा और इन्हीं में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको हाइपर कंजुगेशन यहीं पर देखने को मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन यहीं देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने को मिलेगा। ये रही बात। अब हमने हाइपर कंजुगेशन देख लिए। जी हाँ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अपनी अभिक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकार के बारे में जानकारी हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। हम अब बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, यानी कि अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार की होती हैं। तो ये होती है योगात्मक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आणविक अभिक्रिया या फिर आणविक पुनर्विन्यास मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, आणविक अभिक्रिया मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये 5 प्रकार की होती है। अब ये 5 प्रकार की कैसे होती मैं बोल करके बताऊंगा तो आपके दिमाग में उससे अच्छे से बात बैठेगी नहीं, तो मैं आपको इन सबके एक एग्जाम्पल के जरिए जो है आपको बता देता हूँ।
योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया की, जिसको हम इंग्लिश जो है हिंदी में और एक और नाम से जानते हैं, संकलन अभिक्रिया के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, संकलन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम तो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इस नाम से आप जो है इसे जानते हैं। तो आप जो है एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब ये होती क्या थी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है किसमें देखने को मिलेगी, एक तो एल्कीन या एल्काइन। अब एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, मैं बता चुका हूं। तो मैं एक जो है आपको एल्काइन का एक उदाहरण लेकर के चलता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एल्काइन का एक उदाहरण लिया, एल्काइन एल्कीन का, ये मैंने एल्कीन का एक उदाहरण लिया है। अब एल्कीन के इस उदाहरण में मेरा कहना है कि मैं यहाँ पे HCl जोड़ना चाह रहा हूँ। क्या जोड़ना चाह रहा हूँ, HCl। तो यहाँ HCl को जब भी आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर पे ये यहाँ पे जो है आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जो कि यहाँ पे तो बातें खत्म है कि किस में हाइड्रोजन ज्यादा है किस में कम है। अब मैं जो हाइड्रोजन ज्यादा कम के लिए जो है मैं यहाँ पे जो है R ग्रुप जोड़ देता हूँ, यहाँ पर पे HHH। अब यहाँ पर पे इसे जो है मैंने एक प्रकार से जो है सम एल्कीन ना बना करके मैंने विषम एल्कीन बना दिया। तो विषम एल्कीन बनाया हूँ। अब यहाँ पर पे जो है मार्कोनिकॉफ रूल से, अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ये सारी चीजें यदि से आपको जाननी है तो कमेंट कीजिए, और नहीं जाननी है तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो गया आपका। इसमें आप जो है डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ जाएगा और जो है एल्कीन दूसरे तरफ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, यहाँ पर ये Cl, सर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl, जहाँ पर कम हाइड्रोजन होते हैं उधर जुड़ेगा, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जुड़ चुके हैं आपके। और आप जो है इसे अच्छे से जो है दिखे, अच्छे से दिखे, इसके लिए आप यहाँ जो है आप R को यहाँ H जोड़ दीजिए, यहाँ R जोड़ दीजिए, हो गया, खेल खत्म, आपका हो गया खेल खत्म। ये जुड़ गए। तो इस तरीके से मतलब कि दो अणु मिलकर के, अब यहाँ इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करें, जब दो या दो से अधिक अणु मिलकर के, जब दो या दो से अधिक अणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अणु आपस में अभिक्रिया कर केवल एक ही अणु बना लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम, योगात्मक अभिक्रिया, ये कह देंगे आप। अब जो है ये योगात्मक अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, अब हम देखते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, किसकी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। और जो है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये होती क्या, तो देख सकते हैं आप, जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक एल्कोहल ले रहे हैं, तो एल्कोहल ले रहे हैं, अब यहाँ आपका एल्कोहल हो सकता है, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ पर आप जो है आपके किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप को यहाँ पर कोई वो नहीं, यहाँ तक कि आप एसिड भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी ले सकते हैं, जो मन चाहे वो ले लें आप। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई आपने एल्कोहल लिया, अब एल्कोहल लिया, अब वहां पर आपने किसी एसिड की अभिक्रिया कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने HCl की अभिक्रिया कराने की कोशिश की। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है R प्लस और OH माइनस में टूट गया, मान लीजिए इसको R प्लस और OH माइनस, और ये जो है आपका H प्लस और Cl माइनस में टूटा। तो यहाँ का ये H प्लस के साथ ये OH माइनस रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ पर भी Cl माइनस R प्लस से रिएक्ट कर जाएगा, आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, और यहाँ पर पे RCl बना देंगे, मतलब कि एक प्रकार से हेलो एल्केन बना लेंगे, और उसके बाद या फिर और साथ ही साथ यहाँ जल का एक अणु बना देंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर पे OH की जगह क्लोरीन ले रहा है, हाइड्रोक्सिल समूह की जगह क्लोरीन ले रहा है, और जो है आपके क्लोरीन की जगह हाइड्रोक्सिल समूह ले रहा है, ये ध्यान दे रहे हैं आप, हाइड्रोक्सिल समूह की जगह क्लोरीन और क्लोरीन की जगह हाइड्रोक्सिल समूह ले रहा है।
तो यहाँ पर भी इस वजह से आप इसे, क्योंकि ये एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, मतलब एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित हो रहे हैं, इसी वजह से ये आपकी अभिक्रिया क्या कहला जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहला जाएगी। तो यहाँ पर भी इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक अणु के किसी परमाणु या समूह का स्थान में स्थान पर कोई अन्य कोई अन्य परमाणु या समूह आ जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जबकि एक अणु में किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या समूह आ जाता है, ये देख सकते हैं। ये रही आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी अगली अभिक्रिया, जो कि है आपकी विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया होती क्या है, अब हम देख लेते हैं। तो विलोपन अभिक्रिया जिसे अब आप एलिमेशन अभिक्रिया कहेंगे, एलिमेशन, तो विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया जिसे आप कहेंगे एलिमेशन रिएक्शन, एलिमेशन रिएक्शन कह रहे हैं आप इसे। तो अब एलिमेशन रिएक्शन होती क्या है, तो एक प्रकार से आपको बता दिया जाए कि लगभग आपकी जो है आपकी योगात्मक अभिक्रिया की लगभग विपरीत अभिक्रिया मान सकते हैं। मतलब कि वहां पर दो अलग अलग अणु मिलकर के एक सिंगल अणु बनाए थे, और यहाँ पर एक सिंगल अणु जो है दो अलग अलग या फिर दो से अधिक अलग अलग अणुओं में टूटेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक एल्केन लिया, जैसे कि आपने ये एल्केन लिया, जहां पर यहाँ ये Y, आपने यहाँ Y ग्रुप है, तो यहाँ पर ये X ग्रुप है, और यहाँ हाइड्रोजन और इस तरीके से जो है ये, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया हो रही किसी कारणवश, जो है यहाँ पर कोई आपका उत्प्रेरक उपस्थित है या किसी अन्य कारण की वजह से, यहाँ पर से ये X और Y मिलकर के एक अन्य अणु बना लेंगे, XY मिलकर के, और जो है बाकी के बचे हुए यहाँ पर ये एल्कीन बना लेंगे, बाकी के मिलकर के यहाँ एल्कीन बना लेंगे। तो यही जो है अभिक्रिया आपकी क्या कहला जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पर एक्स मतलब किसी एक अणु से दो या दो से अधिक ग्रुप निकल करके, किसी एक अणु से दो या दो से अधिक ग्रुप निकल करके जो है एक अन्य अणु बना लेते हैं, जिससे कि वह अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दो ग्रुप मिल करके यहाँ पर एक अन्य अणु बना ले रहे हैं, और जो है टोटल यहाँ पर आपके दो अणु बन जा रहे हैं, इस वजह से टूट रहे हैं। और विलोपन का दूसरा अर्थ होता ही है टूटना, विलोपन का दूसरा अर्थ होता है टूटना या फिर विलुप्त होना। तो यहाँ पर से दो ग्रुप जो है विलुप्त हो रहे हैं, यहाँ पर से एक एक्स और दूसरा वाई ग्रुप विलुप्त हो रहा है, एक्स और वाई ग्रुप विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया आपकी विलोपन अभिक्रिया। थोड़ा सा अब जो है आपको थोड़ी सी जो है स्पीड सी लग रही होगी या फिर कई चीजें आपकी छूट जाएंगी, तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर ये चल ही रहा है। क्लियर रही। अब इसके बाद हम बात करते हैं दो अभिक्रिया, एक तो आणविक पुनर्विन्यास और दूसरी है आपके इसी में होती है दूसरी अभिक्रिया आणविक अभिक्रिया। तो मैं बता दूं आपको कि आणविक पुनर्विन्यास का ही दूसरा रूप है आपका आणविक अभिक्रिया। तो आणविक पुनर्विन्यास को हम देखते हैं। पुनर्विन्यास, आणविक पुनर्विन्यास जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो जो है ये अभिक्रिया, तो यहां पर जैसे कि आप देखेंगे, मान लीजिए आपने कोई समूह, जैसे कि यहां पर कोई एक अणु लिया, इस तरीके से, यहां OH है,
यहाँ पर पे आपने हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और जैसे कि यहाँ पर पे उदाहरण के लिए जो दिया हुआ है, यहाँ CH3, और उसके बाद यहाँ पर पे ये खुद CH3 है, और यहाँ पर पे ये दोबारा से एल्कोहलिक समूह है। तो यहाँ पर पे क्या होता है, देखिए अगर से मान लीजिए कुछ इस तरीके से कोई जो है आपका कोई एक अणु है, अब यहाँ किसी उत्प्रेरक या फिर ताप या फिर किसी प्रकाश की उचित तरंग दैर्ध्यों के कारण जो है यहाँ पर पे अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने की वजह से जो है यहाँ पर पे से कोई एक परमाणु, यहाँ पर पे परमाणु का जो है स्थानांतरण हो जाता है। रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, लेकिन जब आणविक पुनर्विन्यास होता है तो वहां पर परमाणु का विस्थापन हो जाता है। और परमाणु के पुनर्विन्यास की वजह से अब क्या होगा, मान लीजिए ऐसा कोई होता है तो जो है कोई एक अणु निकल जाए, कोई एक जो है समूह निकल जाए, यहाँ पर भी कोई और दूसरी चीज नहीं, यहाँ पर भी जो है कोई एक समूह निकल जाए परमाणु के, यहाँ पर एक ही स्टेप में नहीं अनेक स्टेप बनती है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन उठ करके सबसे पहले जो है यहाँ पर उठ करके यहाँ चल जाए, हाइड्रोजन उठ करके यहाँ चल जाए, जिससे कि ये जो है सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ये CH3, यहाँ पर पे फिर OH2, और यहाँ पर पे CH3, कुछ इस तरीके से हो जाए। अब यहाँ पर जो कि हाइड्रोजन जो है ये निकाल, यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन की जो है संयोजकता एक प्रकार से ज्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर इस स्थिति में जो है आपका, और फिर आप देख ही रहे इस स्थिति में जो है आपका जो है परमाणु, आपका परमाणु क्या हो जाता है फिर यहाँ पूरे तरीके से हाइड्रोजन को यहाँ पर से यहाँ जल का एक अणु निकाल लेगा, जल का एक अणु निकाल लेगा तो यहाँ -H2O कर देंगे आप, और -H2O करते हैं तो यहाँ पर पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर पे डबल बॉन्डेड, लेकिन यहाँ पर पे ये एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर पे ना लिख करके आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं कि आप जिधर लिखा है उधर ही लिखें, तो ये है। तो इस तरीके से आपने कर दी है। अब यहीं पर पे आप जो है आप त्रिविम समावयवता नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसे कहीं पर भी लिख सकते हैं अभी आप, तो ये किया आपने, लेकिन चूंकि यहाँ पर पे यहाँ निकल चुका है OH प्लस के साथ निकला था, तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा, तो माइनस चार्ज, तो यहाँ पर माइनस चार्ज को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा, तो ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन, अब यहाँ पर चूंकि ये उठ करके यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH3, चूंकि इसकी तो टोटल संयोजकता हो गई लेकिन इसकी नहीं हुई है तो यहाँ पर पे ये माइनस चार्ज अब यहाँ आ चुका है, अब ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, तो चूंकि अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं जो है कुछ जो है स्टेप जो है मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से जो है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर पे फिर से रीअरेंजमेंट होगा, फिर यहाँ पर पे ये माइनस चार्ज यहाँ जाने की कोशिश करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर पे ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पर ये O माइनस, और यहाँ ये हाइड्रोजन। तो अब यहाँ आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 5 बॉन्ड हो गए। तो फिर से ये 5 बॉन्ड को जो है मेंटेन करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आ जाएगा इस O के पास, और फिर जो है यहाँ पर पे इस तरीके से अब ये OH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये CH3, ये CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर पे अब आपका जो कि हाइड्रोजन को उठा करके आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 को उठा करके आप यहाँ कर दीजिए, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका ये अणु बन गया। तो यहाँ पर इस तरीके से अणु बन जाएगा, अणु इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको आप रीअरेंजमेंट करके और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, यानी इसी को रीअरेंजमेंट नहीं कहेंगे, इसको रीअरेंजमेंट नहीं कहेंगे, इसे एक प्रकार से अच्छे से लिखना कहेंगे मात्र। तो अच्छे से लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं आप CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आपने इस तरीके से आपने इसको ये दूसरे वाले CH3 को यहाँ जोड़ दिए। तो ये है कुल मिलाकर के आपने अच्छे से लिखने की कोशिश की, तो कुछ इस तरीके से अणु बन जाएगा। तो ये रहा आपका आणविक पुनर्विन्यास, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर से अरेंजमेंट ऐसी होती गई, अरेंजमेंट बार बार अरेंजमेंट होती गई, बार बार अरेंजमेंट होती गई। इस वजह से एक से अधिक स्टेप में अरेंजमेंट होना, एक से अधिक स्टेप में अरेंजमेंट होना आपकी क्या कहलाती है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मॉलिक्यूलर और एक ही अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट होना, एक ही अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट होना, ये यानी एक ही मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होना मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहलाती है। और एक अन्य किसी जो है यहाँ पर से आप कहेंगे कि एक अणु भी तो निकला बाहर, तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते थे। तो अणु बाहर निकलने की वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुई। अब बाकी दूसरे इसमें अपन रीअरेंजमेंट जो है एलिमिनेशन में आप रीअरेंजमेंट नहीं देख रहे थे, तो उस वजह से वो सिर्फ एलिमिनेशन है, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट देख रहे थे, इसीलिए आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो ये रही बात। तो अगली बात हम करते हैं मॉलिक्यूलर अभिक्रिया की। इसी का एक प्रकार मान सकते हैं आप मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की। तो यहाँ पर अब आप जो है तो अब हम बात करेंगे आणविक अभिक्रिया या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन की। तो ये होती क्या है? तो यहाँ पर जो मेन रूप से यूज होने वाले कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके पॉलीन या डाइन। क्या होते हैं? पॉलीन्स और डाइन्स दोनों होते हैं, याद रखना दोनों होते हैं। तो अब आप जो है यहाँ पर एक दो पिछली वाली इस पे देख रहे थे, तो एक सिंगल अणु में हो रहा था, यहाँ पर सिंगल अणु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सिंगल अणु होगा तो देख सकते हैं आप। ये मान लीजिए आपका डाइन है, कुछ इस तरीके से आपने देखा, मान लीजिए आपका डाइन है। डाइन में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पर आप याद रखें आणविक अभिक्रिया में प्रकाश का बहुत ज्यादा महत्व, और केवल प्रकाश की उपस्थिति में या फिर दूसरा उष्मा की उपस्थिति, प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में, ये केवल और केवल प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में। अब कब प्रकाश होता है, कब उष्मा, ये सारी चीजों की जानकारी आपको बड़ी क्लास में मिलेगी। तो यहाँ पर जो है आपकी डाइन, अब आप बोलेंगे हम तो 12th में इससे बड़ी क्या क्लास, तो आपकी बीएससी होगी, एमएससी होगी, वहां पर जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर होगा तो यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, जहां पर ये मिलकर जुड़ करके यहाँ उठ करके यहाँ कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो है यहाँ से बदल करके यहाँ बन रहा है, यहाँ से ये इस तरीके से। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन की वजह से फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये
और डायरेक्ट यहाँ जुड़ेगा। और इसे ही आप थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से जो है बन जाएगा। फिर यहाँ पर फिर ये इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड इनकी पाई बॉन्ड और जो है पाई बॉन्ड और जो है दो, यानी कि एक यहाँ पर हमेशा देखेंगे आपकी एक पाई बॉन्ड का लॉस होगा और एक सिग्मा बॉन्ड का गेनिंग होगी। एक पाई बॉन्ड का लॉस और एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा। यहाँ पर कितने, 2 पाई बॉन्ड थे और 3 सिग्मा बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 सिग्मा और 1 पाई है। मतलब एक पाई बॉन्ड कम हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ गया। एक पाई बॉन्ड कम होकर के एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ेगा। या फिर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इस तरीके की कोई अभिक्रिया देखे। अब यहाँ पर भी जो है प्रकाश या फिर ऊष्मा की उपस्थिति में कुछ यहाँ पर यहाँ पर ये होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब यहाँ कहेंगे आप कि यहाँ मतलब कि कुल मिलाकर के ध्यान रखें, पाई बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड कम होंगे और सिग्मा बॉन्ड बढ़ेंगे, पाई बॉन्ड कम होंगे सिग्मा बॉन्ड बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ, यहाँ टोटल 3 पाई बॉन्ड थे दोनों में मिला करके, और यहाँ पर केवल 1 पाई बॉन्ड। यहाँ पर टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड थे, यहाँ टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो कुल मिलाकर के ये है। और ये साइक्लोडाइन है, ये साइक्लो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो ये क्या बन गया आपका, बताइए बताइए बताइए, ये क्या बन गया। तो आप बोलेंगे सर ये साइक्लोटेट्राइन बन गया, साइक्लोटेट्राइन। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर भी इस तरीके की अभिक्रिया होगी तो इस तरीके की अभिक्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से ही आपको यहीं से जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है आपका कि तो कुछ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर जन्म लेते हैं, उनको जो है आप बड़ी क्लासों में देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है यहाँ टॉपिक आपका खत्म होता है। तो ये है आपके पूरे 5 प्रकार की अभिक्रियाएं बता दिया मैंने। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर की भी समाप्ति होती है। और जो है देखा जाए तो जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो समाप्त हो गई है। अब जो है रिएक्शन नहीं रिएक्शन, अब आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है रेगुलर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी जाएंगी। तो दोस्तों अब मेरे लेक्चर सीन को आपको अगर से अब एग्जाम बेस्ड आपके जो है बोर्ड एग्जाम बेस्ड जो है वीडियो बनेंगे। तो दोस्तों आप मेरे से जुड़े रहें। दोस्तों इस वीडियो को देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।